welcome to the 7th lecture of electrostat 7th lecture of electrostatic। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो हमने पॉइंट चार्जेस के लिए और वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें आपके पास रिंग के लिए, डिस्क के लिए, वायर के लिए, रोड के लिए, ये सब किया था, है ना। तो उनके बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जो ये न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कूलॉम्स लॉ वाला लेक्चर अगर आपने लिया हो तो वहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल थे बिल्कुल सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स इधर है। उस वीडियो में अगर आप न्यूमेरिक वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी कम थी तो कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स वहाँ पर नहीं किए होंगे, नहीं देखे होंगे। तो अगर आप ये वाले कर लेते हो तो वहाँ के और इधर के न्यूमेरिकल्स लगभग सिमिलर टाइप के। ओके, अच्छा, जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जिन बच्चों ने पुराना वाला लेक्चर लिया था वो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आगे चलाएं अगर नहीं हो पा रहा तो। इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। एक न्यूमेरिकल्स है पॉइंट चार्जेस के बेस पर, पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और जो दूसरा हमारा पार्ट है वो पार्ट एक्सटेंडेड बॉडीज़ वाला है, ठीक है, जैसे वायर, रोड वगैरह वाला। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। वीडियो बड़ी ना बने इसलिए मैं इसको दो ही पार्ट में अपलोड करूँगा। एक वीडियो जो पॉइंट चार्जेस वाली है वो आज अपलोड होएगी, और एक एक्सटेंडेड बॉडीज़ वाली है वो कल अपलोड करूँगा। और इसको आप आज वाली को आज ही कवर कर ले तो बेटर रहेगा आपके पास, ठीक है। ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास फर्स्ट जो ये न्यूमेरिकल है बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स है और कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो जो कंसेप्ट लगेगा बीच में मैं उसको बताता चलूँगा। तो जो भी कंसेप्ट अगर मैं बताने जा रहा हूँ तो उसको लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको नोट डाउन करते रहना, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना उनके लिए। जो भी कंसेप्ट बीच में आएगा वो जो भी बताएंगे, इतना सारा लिख तो सकते नहीं है इसलिए। तो स्टार्ट कर लें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ये उधर भी किया था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का आपके पास है। न्यूमेरिकल बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकुलम एंड -9 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक +16 माइक्रोकुलम, माइक्रो इफ़ यू रिमेंबर माइक्रो 10⁻⁻6 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और दूसरा जो आपके पास चार्ज है वो -9 माइक्रोकुलम है, और ये दोनों एक दूसरे से एयर में या बोल लो वैक्यूम में 8 सेंटीमीटर रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो आपको डिटरमाइन करनी है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक वो पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहाँ पर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाला है दोनों चार्जेस की वजह से वो 0 होगी, ठीक है। चलो इस पे कंसेप्ट पे बात करते हैं। पहले कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट्स, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर जब हमने फोर्सेस का इक्विलिब्रियम किया था कूलम्ब्स लॉ में, वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर आया था। बहुत बड़ा सा वो लेक्चर था और वहाँ पे डिटेल में बताया था। जिन्होंने उधर कर लिया है, ठीक है, मैं उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में इधर बता रहा हूँ कि नल पॉइंट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो नल पॉइंट्स के लिए देखिए, कोई भी चार्ज रखे हों, ठीक है। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ कि सपोज करो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है। इससे भी पहले एक और बात आप याद रखेंगे कि एक जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है एकदम। जैसे मान लो आप इस +Q से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहे तो इस तरफ आउटवर्ड रहेगी, इधर देखना चाहे तो उधर आउटवर्ड रहेगी, इधर देखना चाह रहे तो इधर आउटवर्ड रहेगी, यहाँ पर आउटवर्ड रहेगी, यहाँ पर आउटवर्ड रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगी, और मैंने इसको बताया भी था। इसको मैं आपको शो करता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना हो तो आपके पास देखिए E = F/Q फॉर्मूला था। अगर
आप एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर ले जाकर आपने रख दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको इस ई और इस एफ वाली इक्वेशन में यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। ये प्लस का साइन शो क्या कर रहा है, ई वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है ना, ठीक है। दोबारा से ई इक्वल टू एफ बाई क्यू ये होता है। इधर जो क्यू चार्ज है ये वो वाला चार्ज होता है जो फील्ड में ले जाकर रखा है। अगर ये क्यू चार्ज आपने फील्ड में पॉजिटिव रखा है तो ई और एफ की डायरेक्शन सेम होगी। ई और एफ की डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये है कि जो ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या जो भी वो पॉजिटिव चार्ज ले जाकर रखा है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये आपके पास क्यू चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव वाला। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहा, आपने इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो हम सभी को पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और एक पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो हो गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती है। इसको यहाँ रख लेते तो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, यहाँ रख लेते तो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, यहाँ रखता तो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड रहते हैं, ये याद रखेंगे, ओके। और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज ले जाके देखो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और एक पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या निकला है कि एक नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ना हो जाके किधर जाता है आपके पास, इनवर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हरदम आउटवर्ड निकलती है और इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। और एक नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हरदम रेडियली इनवर्ड जाती है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड जाती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट, अब नल पॉइंट्स पर आते हैं। मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट केस है, दो चार्ज आपके पास रखे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि वो नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर जाकर जीरो होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीन पोर्शन बनते हैं जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस रहेंगे। वन ऑफ देम इज़ हियर, दोबारा से, एक तो लेफ्ट में, एक इधर राइट में और एक कहीं लाइन पे बीच में, ठीक है। ये तीन पॉइंट हो सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि नल पॉइंट किधर मिलेगा। नल पॉइंट मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बैलेंस आउट हो गए हो, जीरो हो गए हो, ठीक है। तो आपको देखो जिस भी पॉइंट पर निकालना है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो दोनों चार्जेस की वजह से। अगर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है किसी तरफ, तो वहाँ पर नल पॉइंट मिलने के चांसेस है। अगर अपोजिट नहीं है, दोनों किसी एक ही डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे नल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक आदमी है, उसको एक ही तरफ खींचा जा रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं उस पर, या उससे एक रस्सी बंधी हुई है और इसी तरफ खींच रहे हैं सभी के सभी, तो क्या इस पर कभी फोर्स जीरो होगा? नहीं, ठीक है। इधर तो कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं उसको। अगर बैलेंस करने वाला नहीं है तो इस तरफ के जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वे तो सब ऐड हो जाएंगे, ऐड होके इस पर नेट एक्सेलरेशन देंगे आपके पास, है ना। तो ये कभी जीरो होंगे नहीं। फिर से वही आदमी है, अब उसके इस तरफ लेफ्ट में खींच रहे हैं दो बंदे, ये भी दोनों के दोनों आपके पास ऐड होके नेट रिजल्टेंट देंगे। तो जब तक आपके पास फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में रहे तो वह बैलेंस आउट नहीं हो रहे। बैलेंस आउट होने के चांसेस कब है? जब आपके पास इधर लगने वाला फोर्स और दूसरा फोर्स इस तरफ है, ये दोनों बैलेंस होने के चांसेस है डिपेंडिंग ऑन कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसका कम है,
ठीक है। अगर मान लो F1 बड़ा है तो F1 उसको इधर खींच ले जाएगा, F2 बड़ा है तो इधर खींच ले जाएगा। पर अगर F1 और F2 बराबर है, ये किसी भी डिस्टेंस पे जाके अगर बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स आपके पास जीरो होने के चांस तो है। इस वाले केस में चांस है जब एक फोर्स एक साइड तो दूसरा फोर्स दूसरी साइड लग रहा है ना। अगर ऐसा ना हो, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो, तो कभी भी चांस नहीं है आपके पास फोर्स जीरो होने के। सिमिलर कंसेप्ट आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाने जा रहे हो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देखनी है हर पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस था जब आपके पास दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम ही नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव टाइप के हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो आप देखते हैं पहले बीच में कहीं पे देखते हैं कि आपको क्या बैलेंस पॉइंट मिलेगा। सपोज करो बीच में नहीं, पहले राइट में देख लेते हैं। राइट में इधर इधर राइट में देखेंगे तो इस वाले क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बनेगा, ठीक है। ऐसा ही इस क्यू चार्ज की वजह से, ये भी पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, तो इसकी भी बाहर की तरफ जा रही होगी। ये दोनों एक ही तरफ शो कर रही है तो क्या कभी कैंसिल आउट होगी? नो। दोनों एक ही तरफ है तो ये ऐड हो सकती है, कैंसिल नहीं होगी। इसी तरीके से आप इसको लेफ़्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, उस वाले की वजह से भी आउटवर्ड, ये किया ना हमने, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है, तो ये भी कैंसिल होने के चांस नहीं है। तो एक ही पॉइंट बचा आपके पास दोनों के बीच में, देख लेते हैं कहीं बीच में। तो इस वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएगी, उस वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जाएगी, तो बैलेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब वो बैलेंस एग्जैक्टली कहाँ होंगे वो आप फॉर्मूला लगाएंगे, के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन में उस चार्ज के डिस्टेंस का स्केयर, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, के भी दोनों के लिए सेम है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम हो जाए उस पॉइंट का, उस पोजीशन का, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जीरो हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। डायरेक्शन तो एक दूसरे से अपोजिट है तो घटेंगे, नेट निकालेंगे तो घटना है उनको, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। इस वाले केस में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो के एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होना, दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यू भी दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस भी सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाएगा। तो इन इस लाइन में कहाँ पर दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है, दैट इज़ एट द मिड पॉइंट, है। तो जब भी याद रखना फर्स्ट केस, जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हों दोनों साइड, तो आपको मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव भी, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर जीरो होगा हरदम, ठीक है। तो फर्स्ट केस आप बना लेना, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और एक जैसे नेचर के चार्जेस हैं तो आपको हरदम मिड पॉइंट पर नल पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिलने वाली है, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में आप देखिए, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। और अब देखते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा नल पॉइंट। अब की बार बीच में चेक करते हैं, जैसे सपोज करो इधर कहीं पे चेक करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन उस तरफ होएगी बीच में, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन इनवर्ड होती है, देखो पॉजिटिव से आउटवर्ड है, इस पॉजिटिव की वजह से तो ये आउटवर्ड होगी इससे दूर, नेगेटिव की वजह से तो इनवर्ड होती है, इनवर्ड मतलब उसकी तरफ, नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा नहीं, तो बीच में तो बैलेंस पॉइंट मिला नहीं। अब देखते हैं फिर से, प्लस क्यू माइनस क्यू सेम ने उसके हैं मैग्नीट्यूड के, यहाँ इस पॉइंट पे देखते हैं, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, ठीक है ऐसा रहेगा। यहाँ पे देखो चांस दिख रहे हैं आपको, कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। पर एक बात समझिए आप, फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिखा है आपने, इसका फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्केयर, है ना, यही है। तो आप क्या देखेंगे भाई, के सेम है दोनों के लिए, चार्ज सेम है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही, इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे चाहे इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे, के क्यू तो सेम रहेगा। तो अब सब जो बात आके अटकती है वो अटकती है इस डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस भी सेम होता तो इस पॉइंट पर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाती,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाती तो एक उस तरफ है एक इस तरफ है, कैंसिल होकर जीरो हो जाता। पर द पॉइंट इज डिस्टेंस इज नॉट द सेम, डिस्टेंस इस वाले चार्ज से कम है, भाई इससे तो थोड़ा ही दिख रहा है, उस वाले से इतना ज़्यादा है। तो जिस जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। और जहाँ पे डिस्टेंस, दोबारा से, जहाँ पे डिस्टेंस कम है, इस फॉर्मूले में आ जाइए ना आप, E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो आपके पास क्या कभी ये बैलेंस होएंगे, एक कम है एक ज़्यादा है, इस पॉइंट पर एक ज़्यादा है एक कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला आप घटा भी देंगे तो जीरो तो मिलेगा नहीं, तो उस साइड भी आपको राइट में नल पॉइंट नहीं मिला। सिमिलर केस आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले की वजह से बाहर की तरफ, नेगेटिव वाले की वजह से अंदर की तरफ, पर प्लस वाले के पास ये ज़्यादा पास है ये पॉइंट, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा प्लस वाले का, तो इट विल नेवर बी बैलेंस आउट। तो कहीं पर भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल सकता है, इन्फिनिटी विल बी द आंसर, इन्फिनिटी पे तो जीरो हो ही जाता है, बट एक्चुअली में आंसर आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दूसरा केस आपने क्या किया, अगर दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर के हैं तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑलराइट। अब एक ऐसा केस कर लेते हैं जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड अलग अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो दोनों सेम नेचर के चार्ज है और मैग्नीट्यूड कुछ कुछ अलग है, एक टू क्यू ले लिया एक क्यू ले लिया इस तरीके से। तो देखिए आप कहीं इस लेफ़्ट पॉइंट पे चेक कर दें, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही रहेगा, तो दोनों का इस साइड रहेगा, बैलेंस नहीं होंगे, कैंसिल आउट होंगे नहीं। बिल्कुल राइट मोस्ट में देखोगे तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेंगे, ये भी बैलेंस नहीं होंगे। बैलेंस किधर होगा, कहीं बीच में, तीसरा पोर्शन कहाँ रह गया, बीच में, इधर चेक कर लेते हैं। कहीं बीच में चेक करेंगे तो क्यू की वजह से, एक बार इधर दोबारा से, ये क्यू है ये टू क्यू है, बीच में कहीं पे चेक करेंगे, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, उस टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे चेक करते हैं तो क्या बैलेंस पॉइंट मिलेगा, देखते हैं। फॉर्मूला क्या, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्केयर, ठीक है। तो इस क्यू की वजह से तो ये फॉर्मूला बना, इधर क्या बनेगा, के इंटू चार्ज, चार्ज अब की बार टू क्यू है और डिस्टेंस तो आप सेम ले रहे हो, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो मिड पॉइंट पे तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अब बात कहाँ पे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग है, ठीक है। तो ऊपर का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, हर बार ज़्यादा ही रहेगा ना, फॉर्मूले में तो ऊपर सोर्स चार्ज ही आना है, एक में के आना है एक में टू क्यू आना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास इधर क्यू है इधर टू क्यू है, तो अगर ये ज़्यादा स्ट्रोंगली उस तरफ फील्ड दे रहा है तो इसके आसपास तो ये कभी बैलेंस होने ही नहीं देगा उसको, ठीक है। जहाँ पर जाके ये वीक पड़ता जाएगा वहाँ जाके कहीं बैलेंस होने के चांस होंगे। तो आपके पास जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मिड पॉइंट तक तो इसने उसको बैलेंस होने ही नहीं दिया, खड़े ही नहीं होने दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तक ये इतना पावरफुल था इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्यू का, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था ये स्मॉल क्यू, ठीक है। पर आप स्मॉल क्यू के जितना पास जाएंगे तो इस अपने आसपास तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, डिस्टेंस कम है, ऑलराइट। तो वहाँ पर बैलेंस होने के चांस है। तो आपके पास जब भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और नेचर सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट और नेचर सेम, देखिए ये डिटेल में पढ़ चुके हैं हम कूलम्ब्स लॉ में, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इधर। मैग्नीट्यूड डिफरेंट और नेचर सेम, तो आपको मिलेगा तो मिड पॉइंट मिलेगा, तो लाइन के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। पर मिलेगा किस तरफ, टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज की तरफ, क्योंकि भाई वो दूर तो बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका उसकी ताकत कम है, तो ज़्यादा उसके पास जाके देखो धक्का देना, भाई पुश करना है दोनों को, तो कौन ज़्यादा पुश कर देगा,
इसको एक बार ऐसे समझते हैं, ये क्यू था, ये टू क्यू था, ये क्यू था, ये टू क्यू था, दोबारा बना लेते हैं, ये क्यू था, ये टू क्यू था। आपके पास इधर क्या किया हमने, इसको ऐसा समझ लो कि आपने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज इधर रख दिया, इस टू क्यू ने इसको इस तरफ धक्का दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग, इस क्यू ने भी इसको उस तरफ धक्का देने की कोशिश करी, पर हम बोल रहे हैं कि टू क्यू ज़्यादा धक्का दे पा रहा है क्योंकि टू क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसमें ताकत ज़्यादा है। तो भाई किस तरफ, दोनों देखो, ये क्यू उस तरफ पुश कर रहा है, वो टू क्यू इस तरफ पुश कर रहा है, और हम बोल रहे हैं टू क्यू ज़्यादा ताकत से पुश कर सकता है, तो ये क्यू किधर पुश होएगा अल्टीमेटली, थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा ना, लोअर मैग्नीट्यूड की तरफ। ऑलराइट, तो लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, नल पॉइंट लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट अगर केस जो बच गया वो क्या है आपके पास कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और नेचर भी डिफरेंट है। लास्ट केस क्या था, नेचर तो सेम था, तो मिड पॉइंट पर ही कहीं, सॉरी जो बीच में लाइन है उसी पे कहीं पे मिला था। अब देखिए आपके पास एक टू क्यू ले लिया, एक माइनस टू क्यू ले लिया, अब की बार मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और नेचर भी डिफरेंट है, तो यू हैव टू फाइंड द नल पॉइंट पोजीशन। तो बीच में कहीं पे अगर आप देखें, बीच में देखें तो ये क्यू उस पर उस तरफ फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, या पे बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटवर्ड रहेगा, माइनस की वजह से इनवर्ड रहता है, तो ये कभी बैलेंस नहीं होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जुड़ेंगे भी। ठीक है, ऑलराइट। अब टू क्यू के राइट में देखते हैं, ये क्यू था, ये माइनस टू क्यू था, इधर देखते हैं, इस टू क्यू ने इसको खींचना है तो इस तरफ खींचेगा, उस क्यू ने इसको धक्का देना है उस तरफ। ठीक है, दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि बैलेंस हो सकते हैं, पर नहीं, फिर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझे, आपने इधर एक क्यू चार्ज रख लिया, ये टू क्यू मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, वो क्यू मैग्नीट्यूड में भी कम है प्लस उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, तो उसका ऑलरेडी वहाँ तक वीक फील्ड था, हालांकि उसका काम धक्का देने का है, पर ये बड़ा वीक सा धक्का है, वीक पुश कर रहा है, ये बड़ा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है, एक 2 न्यूटन का फोर्स उस तरफ है, तो क्या कभी बैलेंस होएंगे? नहीं, तो उस तरफ भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, बैलेंस ही नहीं होंगे कभी भी। फिर लास्ट हमारे पास बच गया, ये क्यू था, ये टू क्यू था, इस साइड ये क्यू उसको इस तरफ धक्का देगा, माइनस टू क्यू उसको खींचेगा, पर अब की बार हालांकि माइनस टू क्यू ज़्यादा स्ट्रोंग पड़ता है, पर उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया उस पॉइंट से, डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो अब इस पॉइंट पे क्या बन रहा है आपके पास, माइनस टू क्यू आपका वीकली पुश कर रहा है, और जबकि ये क्यू के ज़्यादा पास है, तो क्यू इसको स्ट्रोंगली, माइनस टू क्यू वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, और टू क्यू और क्यू आपका स्ट्रोंगली रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इनके चांसेस है, ये इधर रिपल्सन और इधर की अट्रैक्शन, इनके चांसेस है कि आपके पास बैलेंस आउट हो जाए। तो आपको बैलेंस पॉइंट किस तरफ मिलेगा, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था उसकी लेफ्ट साइड में, इन बिटवीन द लाइन नहीं मिला, हायर मैग्नीट्यूड की तरफ नहीं मिला, आपको पास कहाँ मिलेगा, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज था उस साइड। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारे पास का कंसेप्ट था, ये कूलम्ब्स लॉ में भी हम कर चुके हैं, जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा क्योंकि उसमें क्वालिटी लो थी, तो आप ये वाला कंसेप्ट यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं आपके पास। क्वेश्चन इज 2 point charges, one of them is of plus 16 microcoulomb and the next one is minus 9 microcoulomb, are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of point at which the resultant electric field is 0. तो यहाँ पे आपके पास 16 माइक्रोकुलम माइनस 9 कुलम और 9 माइक्रोकुलम 8 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। तो ये कौन से वाला केस बनता है, देखो, प्लस 16 माइक्रोकुलम और माइनस 9 माइक्रोकुलम, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, एक 16 है एक 9 है, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। क्या नेचर सेम है? वो भी नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ऐसे वाले केस में हमने क्या किया था, जब मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, नेचर भी सेम नहीं है, तो आपको जो बैलेंस पॉइंट मिलता था वो आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की साइड में मिलता था, है ना। स्मॉलर मैग्नीट्यूड कौन है? 9, तो 9 गुलाम की साइड में कहीं पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ये फिजिक्स से पहले ही पता चल गया।
अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्योर मैथमेटिक्स लगा कर भी इसको कर सकते हैं। आप किसी भी जैसे लाइन के बीच में मान लेना कि इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे है तो दूसरे से बन गया 8 माइनस एक्स पर, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके देख लेना। ठीक है, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव या मतलब किसी दूसरे से इस तरीके के साइन पर आपका आंसर आएगा कि वो इस लाइन को क्रॉस करके यही आंसर बनेगा आपके पास। ठीक है, पर हमको फिजिक्स से पहले ही बताया कि ये लोअर मैग्नीट्यूड साइड में बने नल पॉइंट मिलने वाला है, तो हम क्यों ना उधर ही निकाल लें डायरेक्टली। ऑलराइट, तो ये हमने किया। ये आपके पास चार्जेस है और ये वो पॉइंट मान लिया जहाँ पर आपको नल पॉइंट मिलेगा। बताया था ना कि आपको लोअर मैग्नीट्यूड वाली साइड में मिलेगा। तो पी पॉइंट पर हमने मान लिया, सपोज करो वो पी पॉइंट इस 9 माइक्रो कूलम वाले से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे थे और इन दोनों के बीच में 8 का डिस्टेंस था, तो 16 वाले से कितने का डिस्टेंस पे हुआ, 8 प्लस एक्स के। ऑलराइट भाई, इससे x के डिस्टेंस पे है तो इससे कितना हो गया, 8 प्लस एक्स का डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शंस देखो तो +16 जो है वो तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसको सपोज करो E1 मान लो। -9 नेगेटिव वाले से अंदर की तरफ फील्ड लाइन्स आती है वो इस तरफ होएगी, उसको E2 मान लो। तो आप एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, तो अगर आप इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो आप सभी ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट पर लगने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर। ई नेट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो पहले लिख लेते हैं E1 कितना बनेगा, E2 कितना बनेगा। तो इसकी वजह से सपोज करो E1 है, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या था, K इंटू में सोर्स चार्ज, K इंटू में सोर्स चार्ज वो होता था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, डिवाइडेड बाई उस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस बन रहा है, उस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस बन रहा है उसका स्केल। ये फॉर्मूला होता था आपके पास। तो जब आप 9 कूलम्ब की वजह से निकालें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K इंटू में, देखो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं अभी, तो चार्ज चार्ज कौन सा, 9 माइक्रो कूलम्ब डिवाइडेड बाई इससे इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स स्केयर। पी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, एक्स स्केयर। इसका मैग्नीट्यूड तो इतना बन गया। ठीक है, देखिए आप मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन का पहले ही पता है। -9 की वजह से इस तरफ है और उसकी वजह से इस तरफ है। आप डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कर देता हूँ मैं डायरेक्शन ऐड। E1 अगर आप इसको नाम दे रहे हैं तो क्या बना, K 9 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, और आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P पॉइंट पर -9 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ होता है, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो भाई। एक्स एक्सिस ये तो इस तरफ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना भाई। एक्स एक्सिस आप सभी को पता है कि इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव है ना। ये पॉजिटिव होता है, इस तरफ का आप नेगेटिव लेते हो। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, नेगेटिव साइड है ना भाई। E1 किस तरफ बना था, इस तरफ, तो इसको -I कैप यूज़ करेंगे आप। ऑलराइट, तो K -9 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इंटू में -I कैप, सॉरी यहाँ माइनस ही आएगा, ये मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन यहाँ से लिखती है। एक्स डायरेक्शन के लिए आप I कैप यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप इस वाले की वजह से जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, K इंटू में 16 माइक्रो कूलम सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई इस चार्ज से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 प्लस एक्स का होल स्केल। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात आई, +16 है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड होता है तो उस तरफ +x डायरेक्शन है, +x डायरेक्शन मतलब +I कैप। ठीक है, दोनों लिख दिया आपने। तो यहाँ से मैं शो भी कर देता हूँ इसको, ये रहा, ये 9 वाले की वजह से लिख दिया। नेगेटिव I कैप क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था। ठीक है, पॉजिटिव E2 में आपके पास प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि प्लस वाले की वजह से फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है उस तरफ। आप कोई सा भी प्लस माइनस ले सकते हैं, पर एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक उस साइड है तो एक इस साइड है। वो आपकी मर्जी है, किसको आप +I मान रहे हैं तो उससे दूसरे वाले को -I मानना पड़ेगा, या इसको +I मान लो, इसको -I मानना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो E1 लिख दिया भाई, E2 लिख दिया। अब ई नेट तो आपको पता है, ई नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेक्टर सम के बराबर है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ई नेट 0 चाहिए उस पोजीशन पे, तो इसको बाद में 0 कर देंगे।
ठीक है, इसको जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे तो E1 विल बी इक्वल टू माइनस का E2 आ जाएगा, है ना। तो आगे ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। ई नेट को इसमें जीरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, E2 प्लस E1। यहाँ से आपके पास E1 इजिकल टू माइनस का E2 आ गया, और फिर बस इसकी वैल्यू रखनी है और हमको सोल्व करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, ये लिख दिया था हमने E1 E2 का सम, और ई नेट को जीरो कर दिया तो ये दोनों बराबर गए, आपके बना आ गया, ठीक है। आई कैप से आई कैप कैंसिल, के से के कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, तो आपके पास बचा 16, इधर बचा 16/8 प्लस एक्स का स्केयर, इधर बचा आपके पास 9/x का स्केयर। इसको आप दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, वो बड़ा मेथड पड़ जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट ले लेंगे तो 16 का स्केयर रूट 4, 8 प्लस एक्स का होल स्केयर था तो 8 प्लस एक्स रह गया, स्केयर से कैंसिल। इधर आपके पास 9 का हो गया 3, एक्स स्केयर का हो गया एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू आई 24 सेंटीमीटर, और एक्स आपने -9 माइक्रोकुलाम से इधर मानना हुआ था, ठीक है। तो 9 माइक्रोकुलाम से 24 सेंटीमीटर राइट में आपके पास क्या मिला आपको, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, ठीक है। सपोज करो इस x की वैल्यू आपके पास सोल्व हो गया थी -24 सेंटीमीटर, सपोज करो माइनस में आंसर आ जाता, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या, मैथ्स तो इसको समझाता नहीं है मतलब क्या है माइनस का, पर इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 9 माइक्रोकुलाम के इस साइड आपने x मानना था, पर आंसर निकल के आया -24। माइनस का मतलब है अब आंसर उस तरफ ना बढ़ेगा, आंसर इस तरफ -24 डिस्टेंस आपको जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप मैथ से कर सकते हैं, मैथ से आप कोई किसी भी तरफ एक्स डिस्टेंस मानिए, वहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, सोल्व कर दीजिए, ठीक है। फिर वो एक्स को आपको पहचानना होगा कि एक्स का साइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स अगर आपका पॉजिटिव ही आ जाता है तो आपका आंसर जिस डायरेक्शन में आपने एक्स माना था उसी तरफ ठीक है, पर एक्स अगर माइनस में आ जाता है तो आपका आंसर दूसरी साइड बनेगा, दूसरी साइड नल पॉइंट मिलेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए मैथ्स आप लगा सकते हैं, ऑलराइट। ये था क्वेश्चन 1। इस तरीके के ही क्वेश्चन जनरली इजी से आपके पास और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।